हेलो फ्रेंड, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत बता रहा हूं, जो राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत के अंतर्गत है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की इस कड़ी में मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत या युद्ध सिद्धांत। युद्ध सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य न तो देवताओं की सृष्टि है, न तो किसी धर्म के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत का मतलब है बल प्रयोग। राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह बल प्रयोग के द्वारा हुई है, बल प्रयोग के द्वारा हुई है। जब एक व्यक्ति ने या एक बलवानों के समूह ने अपने निर्बलों के ऊपर शासन करना शुरू किया, वही राज्य की उत्पत्ति होती है। जैसे कि जो बलवान वर्ग था, बलवानों ने निर्बलों को अपने अधीन कर लिया, निर्बल समूह को अपने अधीन कर लिया। जब निर्बल समूह को अपने अधीन कर लेता है तो राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है। यह कैसे हुआ, इस प्रक्रिया को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। विभिन्न विद्वान हैं, विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं जो कि यह कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्धों का योगदान रहा है या शक्ति का योगदान रहा है। यह शक्ति का जो सिद्धांत है, यह शक्ति का सिद्धांत नया नहीं है, यह पुराना है। प्लेटो के रिपब्लिक में हम देखते हैं, प्लेटो के रिपब्लिक में हम देखते हैं कि प्लेटो जब न्याय के बारे में तलाश कर रहा था, प्लेटो सोफिस्टों से न्याय की तलाश कर रहा था, न्याय के बारे में पूछ रहा था सोफिस्टों से, तो सोफिस्ट विभिन्न उत्तर देते हैं। और प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में विभिन्न सिद्धांत हैं, जैसे कि परंपरावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत। तो इसमें थ्रेसीमेकस है, थ्रेसीमेकस से प्लेटो पूछता है कि थ्रेसीमेकस बताओ न्याय क्या है। थ्रेसीमेकस कहता है कि बलवानों का हित ही न्याय है, यानी कि न्याय क्या है, शक्तिशाली का हित है। शक्तिशाली व्यक्ति जो कुछ भी अपने हित में करता है, शक्तिशाली व्यक्ति जो कुछ भी अपने हित में करता है वही न्याय है। यानी प्लेटो कहता है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपने हितों के लिए जो भी कुछ करते हैं वही न्याय होता है। और न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब समाज में एक शक्तिशाली वर्ग हो। पोलिबियस ने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में युद्ध के सिद्धांत का समर्थन किया है। आधुनिक काल में मैकियावेली ने शक्ति को राज्य का मूल आधार माना है। मैकियावेली कहता है कि शक्ति के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति होती है, यदि शक्ति न हो तो राज्य नहीं हो। जर्मन लेखक लुडविग गोम्प्लाविच हैं, लुडविग गोम्प्लाविच, जर्मन लेखक लुडविग गोम्प्लाविच भी यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। उनकी एक पुस्तक है, लुडविग गोम्प्लाविच की एक पुस्तक है, रेसेस एंड स्टार्ट, यानी कि जाति, रेसेस, यह इसका इंग्लिश रूपांतर हो जाएगा रेस एंड स्टार्ट, मतलब स्टेट, रेसेस एंड स्टेट, जाति और राज्य। जाति और राज्य में भी इन्होंने यह वर्णन किया है कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का योगदान रहा है। और यह लुडविग गोम्प्लाविच इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को समाजशास्त्री सिद्धांत स्वीकार करते हैं। और इसी तरह से अनेक समाजशास्त्री विद्वान हैं जो कि यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्धों का योगदान हुआ है। अब वह कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के रॉटसन होपर हैं, रॉटसन होपर ये मानते हैं। इसी तरह से जर्मनी के ओपेनहाइमर
हाइमर और शीबेल। ओपेनहाइमर है और शीबेल है, सीमेल, ओपेनहाइमर और सीमेल है। इंग्लैंड के जैक्स हैं, जैक्स, एडवर्ड जैक्स, यह इस सिद्धांत के प्रबल प्रतिपादक हैं। अमेरिका के वार्ड और इस्माल हैं, वार्ड और इस्माल, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। अमेरिका, ये है इंग्लैंड, ये है जर्मनी के। ये सारे विद्वान यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। एडवर्ड जैक्स की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। एडवर्ड जैक्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। एडवर्ड जैक्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि यह सिद्ध करना कठिन नहीं है, यह सिद्ध करना कठिन नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। आधुनिक युग में समस्त समुदाय की उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। युद्ध ही एक तत्व है जो राज्य की उत्पत्ति में सहायक है। इसी तरह से ट्रू अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। ट्रू अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू की पुस्तक है, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अपना शासन लादा होगा। इसी तरह से डेविड ह्यूम की पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द ओरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द ओरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें यह कहते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक समाज होता है वह प्रारंभिक समाज अनेक जनसमूहों में विभक्त होता है और वह छोटे छोटे समुदायों में विभक्त होता है और उसमें से एक पहला मनुष्य ऐसा हुआ होगा जो कि सभी पर आक्रमण के द्वारा सबको पराजित कर दिया होगा और युद्ध में वही विजयी रहा होगा और कालांतर में चलकर वही विजयी व्यक्ति उस पूरे जन समुदाय का नेता रहा होगा और वही बाद में राजा बन गया होगा। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। वहीं ओपेनहाइमर, जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हैं ओपेनहाइमर का कहना है, जर्मनी के विद्वान होते हैं ओपेनहाइमर का जो विचार है वह उनकी पुस्तक द स्टेट में मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम है द स्टेट में इन्होंने विस्तार से राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है, यानी कि इन्होंने शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है और इसी दृष्टिकोण से अपने विचार इन्होंने प्रकट किए हैं। वह कहते हैं कि राज्य वह संगठन है जिसे एक वर्ग अथवा वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। राज्य क्या है? एक ऐसा वर्ग संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना शासन या आधिपत्य स्थापित करता है। द स्टेट में लिखते हैं कि राज्य वह संगठन है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और ऐसे वर्ग संगठन का जन्म केवल युद्ध द्वारा ही होता है और यह युद्ध द्वारा एक समूह की दूसरे समूह के ऊपर विजय द्वारा संभव है। एक समूह जो होता है वह दूसरे समूह के ऊपर विजय स्थापित करता है और इसी विजय के द्वारा राज्य का जन्म होता है। ओपेनहाइमर कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि दो तरीकों से कर सकता है। आवश्यकता जो होती है वह दो तरीके से पूरी की जा सकती है। आवश्यकता, हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और वह अपनी आवश्यकताओं को किसी न किसी माध्यम से पूरा करता है। तो ऐसे में ओपेनहाइमर का यह मत है कि अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का दो साधन है। पहला साधन क्या है? श्रम है और दूसरा साधन जो है डाके जनी है। पहला साधन श्रम है और दूसरा साधन डाके जनी है। यह जो श्रम का सिद्धांत है यह आर्थिक है।
यह श्रम का सिद्धांत क्या है? आर्थिक है, आर्थिक है। और डाके जनी का सिद्धांत यह राजनीतिक है, राजनीतिक है। श्रम का सिद्धांत आर्थिक कैसे है? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और वह श्रम के द्वारा पूरी करता है। जब वह श्रम करता है तो अपने श्रम के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। इस तरह से प्रारंभिक समाज में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो जाती हैं, तो वह मेहनत करता है, मेहनत के द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। लेकिन उस समाज में कुछ ऐसा भी वर्ग होता है जो श्रम नहीं करना चाहता, वह श्रमजीवी रहता है, यानी कि दूसरों के श्रम पर वह निर्भर रहता है। वह दूसरों की वस्तुओं को लूट लेता है और लूट कर या उनसे छीन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वह कहता है ओपेनहाइमर कि राज्य की उत्पत्ति तभी संभव है जब मनुष्य की इच्छा पूर्ति करने के लिए कई प्रकार की वस्तुएं समाज में विद्यमान हो गई हों और कई प्रकार की वस्तुएं आर्थिक ढंग से बन चुकी हों और इसको सबल समूहों ने अपने शक्ति के द्वारा अपने अधीन कर लें या छीन लें, तभी राज्य की उत्पत्ति संभव है। राज्य की उत्पत्ति कैसे संभव है? जब समाज में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन गई हों और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उस पर किसी एक वर्ग का स्वामित्व स्थापित हो जाता है और सारे लोग कार्य करते हैं, सारे लोग उसके अधीन रहते हैं। और जब सारे लोग उसके अधीन रहते हैं तो वह कानून बनाते हैं। कानून बनाता है वह जो व्यक्ति होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वह कानून बनाता है और सबके ऊपर वह आरोपित करता है। ओपेनहाइमर कहता है कि जो प्रारंभिक समाज होता है वह कबीलाई समाज होता है। कैसा समाज होता है? कबीलाई समाज होता है। कबीला होता है। जिस तरह से घर का मुखिया होता है, जिस तरह से घर का मुखिया श्रेष्ठ व्यक्ति होता है या प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, जो सबसे ज्यादा उम्र का होता है, वही घर का मुखिया होता है। इसी तरह से यह जो कबीला होता है, इस कबीले का मुखिया होता है वह सरदार कहा जाता है। सरदार कहा जाता है। यह सरदार कबीले का मुखिया होता है और लेकिन इस सरदार की आज्ञा पालन करने के लिए कोई बाध्य नहीं था, लेकिन इसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसका सम्मान करते थे। इसी तरह से कई कबीला थे, कई कबीले थे और उस कबीले में कोई एक ऐसा सरदार रहा होगा जो कई कबीला थे, उस कबीले में कोई ऐसा सरदार रहा होगा जो सभी कबीलों को अपने वश में कर लिया। कैसे? शक्ति के द्वारा। पहले उसने दूसरे कबीले के ऊपर आक्रमण किया, दूसरा कबीला उसका अधीनता स्वीकार किया, फिर तीसरे कबीले पे, फिर चौथे कबीले पे, फिर इसी तरह से वह आक्रमण करता गया होगा और अपने टोलियों में विभिन्न कबीलों से जिसको उसने पराजित किया था उसको सम्मिलित करता गया होगा। इस तरह उसके पास एक विशाल सेना हो गई होगी और समस्त कबीलों पर आक्रमण करके सबको अपने में मिला लिया होगा और सारे कबीला के लोग, सारे सरदार, उस जो बड़ा सरदार था, जो नेता था, उस कबीले जो नेता था, सेना नायक था, उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए होंगे और इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह ओपेनहाइमर कहता है कि प्रारंभिक समाज में कई समाज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आदिम आखेटक समाज। आदिम आखेटक, यह जो आदिम आखेटक समाज होता है, यह आखेटक यानी शिकारी समाज होता है। यह शिकार करते हैं और यह शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और यह जो भी शिकार करते हैं वह जो वस्तुएं उनको मिलती हैं मिल बांट कर आपस में खा लेते हैं। उनको उसमें कोई आवश्यकताएं नहीं होती हैं, उसमें कोई आवश्यकताएं नहीं होती हैं, उसमें केवल भूख और प्यास का अनुभव करते हैं। यह खानाबदोशी जीवन व्यतीत करता है। जो आदिम आखेटक समाज होता है वह खानाबदोशी जीवन व्यतीत करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को वह प्रवास करता रहता है, नए नए भोजन की तलाश में वह इधर उधर विचरण करता रहता है। लेकिन बाद में सभ्यता जो होती है विकसित होती है और कुछ ऐसे वर्ग होता है समाज में कि जो एक जगह बसना शुरू कर देते हैं, जिसको कि आदिम कृषक कहा जाता है। आदिम कृषक, ये जो आदिम कृषक समुदाय होता है, यह एक ही जगह बस जाता है, एक जगह बस जाता है और यह खेती करने लगता है और इस तरह से छोटी छोटी बस्तियां प्रारंभ हो जाती हैं, छोटी छोटी बस्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। यह अनाज का पैदावार करने लगते हैं। क्योंकि जो आखेटक समाज होता है वह इधर से उधर घूमता रहता है, क्योंकि उसको वह अपनी आवश्यकताएं, अपने भूख की संतुष्टि
पशुओं से या फिर अन्य प्रकार से पूरी करता है। लेकिन ये जो आदिम कृषक समाज होता है, यह कृषक समाज एक जगह बस कर अपनी खेती बाड़ी करने लगता है, खेती करने लगता है, अपने खेतों में फसल उगाने लगता है। क्योंकि उस समय जो खेतों की कमी नहीं थी, खेतों की कमी नहीं थी, जो जितना चाहता था उतना खेत को वह अपने अधीन कर सकता था। इस तरह से खेतों के लिए या संपत्ति के लिए किसी प्रकार का विवाद नहीं होता था। अब तीसरा समाज आता है आदिम पशुपालक समाज। आदिम पशुपालक समाज, यह जो आदिम पशुपालक समाज होता है, यह पशु को पालता है, यह पशुओं को पालता है। यह जो आदिम पशुपालक समाज होता है, इसमें निश्चित भूमि के अतिरिक्त सारे गुण विद्यमान होते हैं, राज के सारे तत्व विद्यमान होते हैं। ये जो पशुपालक समाज होते हैं, यह पशुओं को पालते हैं और अपने पशुओं को लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। और यह जब पशुपालक समाज की उत्पत्ति हो जाती है तो उसमें समाज में धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हो जाता है। जिनके पास कम पशु होते हैं वह निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं। जो जिसके पास अधिक पशु होते हैं वह क्या होते हैं, वह अमीर होते हैं। यानी कि धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से पशुपालक समाज में वर्ग भेद प्रारंभ होता है, वर्ग भेद प्रारंभ होता है पशुपालक समाज में। जब पशुपालक समाज में वर्ग भेद प्रारंभ हो जाता है तब इस तरह से दास प्रथा का जन्म होता है, दास प्रथा का जन्म होता है। क्योंकि ये जो पशुपालक समाज होता है अपने पशुओं को अकेले नहीं देख सकता है, इसको पशुओं को देखने के लिए अन्य लोगों की जरूरत होती है, श्रमिकों की जरूरत होती है। और यह लोगों को दास बना लेते हैं। और ये जो दास होता है, यह दास, इस दास को केवल अपने पेट भरने से मतलब होता है। वह पशुओं को देखता है, वह पशुओं को चारागाह में लेकर जाता है, यानी पशुओं की संपूर्ण देखभाल उस दासों की होती है। और यह दास के श्रम के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अब यह दास रखने लगते हैं। तो पशुपालक समाज के लिए दास काफी उपयोगी होता है, क्योंकि पशुपालक समाज जानता है कि ये दास हमारे लिए उपयोगी है, ये दास सारे काम करेंगे। तो इस तरह से समाज में तीन वर्ग धीरे धीरे उत्पन्न हो जाते हैं। पहला वर्ग होता है धनी वर्ग, दूसरा वर्ग होता है साधारण वर्ग। धनी वर्ग, साधारण वर्ग और दास वर्ग। तीन वर्ग हो जाता है, धनी वर्ग, साधारण वर्ग और दास वर्ग। तीन वर्ग समाज में हो जाता है। अब ये जो पशुपालक समाज होता है, इसको नए नए चारागाहों की जरूरत पड़ती है, नए नए चारागाहों की जरूरत पड़ती है। और जब नए चारागाहों की जरूरत पड़ती है तो इन्होंने जो किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, उन किसानों के भूमि को अपने अधीन करना शुरू किया। क्योंकि नए चारागाह की जरूरत होती है और नए चारागाह की खोज में यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। और इस तरह से किसानों से इनकी लड़ाई होती है, कृषक वर्ग से इनकी लड़ाई होती है। और इस तरह से ओपेनहाइमर कहता है कि राज्य की उत्पत्ति की 6 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। वह 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? राज्य की उत्पत्ति की 6 अवस्थाएं, 6 अवस्था होती है। ओपेनहाइमर कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति होती है इसमें 6 अवस्थाएं कार्य करती हैं। जैसे कि पहली अवस्था जो होती है, पशुपालक और कृषक समाज के बीच युद्ध होता है। पशुपालक और कृषक के बीच युद्ध होता है, युद्ध होता रहता है। और यह युद्ध निरंतर होता रहता है, यह युद्ध निरंतर होता रहता है पशुपालक और समाज के बीच। और पशुपालक और कृषक समाज के बीच निरंतर युद्ध होता रहता है, यह रुकने का नाम नहीं लेता है। और कृषक वर्ग परेशान हो जाते हैं। और दूसरी अवस्था ये होती है कि जो पशुपालक समाज होता है, यह पशुपालक समाज जो होता है, इनके अनाज को या इनके पैदावार को उठा ले जाता है। जो कृषक वर्ग खेती करता है तो वह आक्रमण करते हैं और किसानों का, अब जैसे कि इसको, यह दूसरा तरीका हो गया डाकेजनी का।
यह आक्रमण करते हैं, पशुपालक समाज इनके ऊपर आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है तो इनकी जितनी भी पैदावार होती है, फसल की पैदावार होती है, सबको उठा ले जाता है। अब तीसरी अवस्था ये आती है, तीसरी अवस्था कि जब अब जो किसान होता है, किसान वर्ग होता है, स्वयं कर के रूप में पैदावार का एक हिस्सा उनको देना सुनिश्चित कर लिया, क्योंकि किसान ये समझ जाते हैं कि ये जो डकैत हैं, ये जो डाकू हैं, या जो लुटेरे हैं, या जो पशुपालक समाज है, पशुपालक वर्ग है, यह हमारे फसलों को उठा ले जाता है, संपूर्ण फसल को उठा ले जाता है। इससे अच्छा है कि हम इसको अपने फसल का कुछ हिस्सा दें, पैदावार का कुछ हिस्सा इसको दे दें। अब सारे किसान मिलकर यह निश्चित कर लेते हैं कि वह पैदावार का कुछ हिस्सा जो होता है वह कर के रूप में, कुछ हिस्सा कर के रूप में उनको देना पड़ता है। और जब वो कर के रूप में देते हैं तो इस तरह से पशुपालक समाज की तरफ से भी उनको ये आश्वासन मिलता है कि वह उनकी संपत्ति और प्राणों की रक्षा करेंगे, और उनकी संपत्ति और प्राणों की रक्षा के लिए पशुपालक समाज उत्तरदायी होगा। चौथी अवस्था जो आती है, चौथी अवस्था जो विजित वर्ग होता है, विजित वर्ग और विजेता वर्ग, इनके बीच संबंध स्थापित होने लगते हैं। विजित वर्ग और विजेता वर्ग के बीच नए नए संबंध स्थापित होने लगते हैं। पांचवी विशेषता होती है राजकीय उत्पत्ति की, यानी पांचवी अवस्था होती है कि जो विजेता वर्ग होता है वह ग्रामों के झगड़ा को निपटाने के लिए, ग्रामों के विवाद का निस्तारण करने के लिए एक कर्मचारी की नियुक्ति करता है, कर्मचारी की नियुक्ति करता है। हर गांव में एक कर्मचारी नियुक्त करता है। वह कर्मचारी का काम होता है कि गांव के जो जितने छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसका वह निस्तारण करता है, और गांव के जो कर होता है, गांव का कर वसूल, उसका कार्य होता है गांव का कर वसूलना। और उसमें कर क्या था, रुपए पैसे तो थे नहीं, अनाज ही थे, पैदावार ही थी, तो वह पैदावार और अनाज का कुछ हिस्सा कर वसूलता था, और वह जो सर्वोच्च मुखिया होता था उसको पहुंचाता था। जो छठवीं अवस्था होती है वह छठी अवस्था ऐसी होती है कि इसमें विजित और विजेता दोनों जो समूह होते हैं मिलकर एक हो जाते हैं। विजित वर्ग और विजेता वर्ग मिलकर एक हो जाता है, और जो विजित वर्ग के समूह का जो नेता होता है वह राजा बन जाता है। जो विजित समूह का नेता जो है, विजेता समूह का नेता जो होता है, विजेता समूह का नेता राजा बन जाता है। विजेता समूह का नेता वह जब राजा बन जाता है तो वह कानून बनाता है, कानून न्याय शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रयत्न करता है, कर्मचारी संवर्गों की नियुक्ति करता है, और उसके कानूनों का पालन सबके द्वारा सुनिश्चित कराया जाता है। वह कानून बनाता है, और जिस कानून का पालन सबके द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति उस कानून का पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। तो इस तरह से राजा की उत्पत्ति होती है। उसके कानूनों के द्वारा वह प्रशासन, अपने कानूनों के द्वारा वह प्रशासन करना सीख जाता है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। वह अपने निवासियों पर शासन करने लगता है। राजा जो है अपने राज्य के निवासियों पर शासन करने लगता है। तो इस तरह से ओपेनहाइमर कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो होती है वह युद्धों के द्वारा ही हुई है। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का भी योगदान रहा है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के और किंवदंतियां हैं, जैसे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण जो में यह कहा गया है कि जब दानव और देवताओं में, यानी कि शुर और असुरों में युद्ध होता है, तो दानव जो होते हैं वह विजेता हो जाते हैं, देवता पराजित हो जाते हैं। और देवता जब पराजित हो जाते हैं तो वह अपने एक समूह का जो मुखिया होता है, उनका जो सर्वोच्च नेता होता है, उसको राजा चुन लेते हैं। यानी कि इंद्र को उन्होंने राजा चुना, और इंद्र को जब राजा चुना तो इंद्र के नेतृत्व में ही लड़ाइयां लड़ी। दानवों से उन्होंने इंद्र के नेतृत्व में ही लड़ाइयां लड़ी। तो इस तरह से ऐतरेय ब्राह्मण में यह भी वर्णन, शक्ति का वर्णन मिलता है कि शक्ति के द्वारा ही एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है।
मध्यकालीन चिंतन के इतिहास में, मध्यकालीन अवस्था में जब चर्च और राज के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ, तो ऐसे में चर्च ने यह प्रतिपादित किया कि राज की उत्पत्ति पाश्विक शक्ति के कारण हुई है। राज की उत्पत्ति पाश्विक शक्ति के कारण हुई है। और ग्रेगरी सप्तम ने यहां तक कहा कि राज की उत्पत्ति मनुष्यों के पाप के कारण हुई है। राजा जो है वह क्रूर आत्माओं का परिणाम है, यानी कि राजा जो है वह क्रूर आत्माओं का परिणाम है, जिसने कि ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया। तो इस तरह से राजा की उत्पत्ति किस लिए हुई है? राजा क्या है? क्रूर आत्माओं का, राजा के अंदर क्रूर आत्माओं का वास होता है, जो कि ईश्वर के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराध करना शुरू किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में भी हमें, मध्यकालीन मध्य काल अवस्था में भी जब चर्च और राज के बीच संघर्ष होता है, तो उस समय चर्च ने यह प्रतिपादित किया कि यह जो है राजा जो है शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। इसके बाद चलकर व्यक्तिवादियों ने भी यह प्रतिपादित करना शुरू किया। यह प्रकृति का नियम है कि बलवान निर्बलों पर शासन करे, व्यक्तिवादियों ने प्रतिपादित करना शुरू किया कि बलवान निर्बलों पर शासन करे। ऐसे में हर्बर्ट स्पेंसर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, योग्यतम अति जीविता का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया। इसके अकॉर्डिंग जो लोग योग्य हैं वही जीवित रहेंगे, जो योग्य है वही जीवित रहेंगे, अयोग्य जो होंगे वह नष्ट हो जाएंगे। यह प्रकृति का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से जंगल में अनेक छोटे बड़े पौधे होते हैं, जो पौधे मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वह शीघ्रता से ऊपर बढ़ जाते हैं। जो पौधे कमजोर होते हैं वह उसी में दबकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से राज क्या होगा? योग्यतम का शासन होगा, योग्य लोग होंगे। तो हम देखते हैं कि जितने भी विद्वान हैं, चाहे वह ओपेनहाइमर हों, चाहे ट्रू हो, वार्ड हो, इस्माइल हो, या तित्स्के हों, यह सारे विद्वान राज्य को युद्ध का परिणाम मानते हैं। जर्मनी के विद्वान तित्स्के ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य को शक्ति का समरूपी बताया है। जो तित्स्के हैं, तित्स्के राज्य को शक्ति का समरूपी बताते हैं। राज्य क्या है? शक्ति का समरूप है। राज्य शक्ति का समरूप है। तित्स्के भी मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्तियों के द्वारा हुई है, शक्ति के द्वारा हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न जो उसमें समूह का जो नेता होता है वह विभिन्न कबीलाओं पे आक्रमण कर लेता है, आक्रमण करके उनको परास्त कर देता है, उनको अपने अधीन बना लेता है, और उनसे वह कुछ हिस्सा उनसे टैक्स के रूप में लेने लगता है, उनकी पैदावार का, या जो उनके पैदावार का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में लेने लगता है। और जो आम जनता होती है, या जो एक कबीला के लोग होते हैं, यह लोग भी अब समझ लेते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं कि इससे उनके प्राण और संपत्ति सुरक्षित रहेंगे। वह टैक्स देना स्वीकार कर लेते हैं, उनके कानूनों को स्वीकार कर लेते हैं, वह उसके अधीन हो जाते हैं, और इस तरह से समाज में एक संप्रभु व्यक्ति का निर्माण होता है, और यह जनता होती है, जनता और संप्रभु के बीच संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन यह मानना कि राज्य की उत्पत्ति केवल युद्धों के द्वारा हुई है, यह सत्य नहीं हो सकता है। या राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा है, राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का योगदान रहा है, यह बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता। जैसा कि लीकाक कहते हैं, लीकाक क्या कहते हैं कि शक्ति सिद्धांत का एक भूल यह है कि जिस तत्व का राज्य के निर्माण में गौण स्थान रहा है, यह सिद्धांत उसी तत्व को महान बना देता है। सीले कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति द्वारा नहीं हुई है, यद्यपि विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया है। इसी तरह से गिलक्राइस्ट कहते हैं, गिलक्राइस्ट का कहना है
कि बाध्यकारी शक्ति राज की एक समझौते की कसौटी हो सकती है, सार नहीं हो सकता है। यानी कि जो ये शक्ति है यह समझौते की कसौटी या राज की कसौटी हो सकती है, एक कसौटी हो सकती है, यह संपूर्ण सार नहीं हो सकता है। इसी तरह बोंदा कहते हैं, बोंदा बोंदा कि शक्ति केवल डाकुओं के झुंड का संगठन ही कर सकती है, राज नहीं, राज का नहीं। बोधा कहते हैं कि शक्ति जो है वह डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज का निर्माण नहीं कर सकती है। इसी तरह से ग्रीन का कहना है कि राज्य के निर्माण का आधार क्या है? इच्छा है, शक्ति नहीं। राज्य के निर्माण का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन कहता है कि राज्य व्यक्तियों की इच्छा से निर्मित होता है, यह शक्ति के द्वारा नहीं निर्मित होता है। शक्ति के द्वारा अधिक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता है, या शक्ति के भय से लोगों के ऊपर अधिक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता है, बल्कि राज की निर्माण तो मनुष्यों की इच्छा से हुई है। मनुष्यों ने राज का निर्माण करना चाहा, इसलिए राज की उत्पत्ति होती है। और जब मनुष्यों ने अपनी इच्छा से राज का निर्माण किया, तो उन्होंने कुछ शक्तियों को राजा को सौंप दिया, सर्वोच्च संप्रभु शक्ति को सौंप दिया, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके, जो सबके ऊपर समान रूप से शासन कर सके, और जिससे जो समाज में न्याय शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। इस तरह से हक्सले महोदय कहते हैं, हक्सले कहते हैं कि मनुष्य जगत में सहयोग और सहकारिता की भावना प्रमुख है, बल और पशु शक्ति का स्थान गौड़ है। हक्सले क्या कहते हैं कि मनुष्य जगत में सहयोग और सहकारिता ही प्रमुख है। सहयोग और सहकारिता ही प्रमुख है। शक्ति और पशु का स्थान क्या है? गौड़ है। पुनः गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे समाज में, वो सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है। यह जितनी संस्थाएं हैं हमारे समाज में, वह संस्थाएं क्या है? मानवीय चेतना का परिणाम है। मानवीय चेतना का परिणाम है, वह शक्ति का परिणाम नहीं है। शक्ति का परिणाम नहीं है, वह मानवीय चेतना का परिणाम है। और व्यक्ति राज्य की उत्पत्ति जो होती है, व्यक्ति राज्य का गठन जो करता है, अपने नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति सिद्धांत है, इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। यह सिद्धांत 100% सही नहीं हो सकता है, लेकिन राज्य के निर्माण में यह एक भूमिका निभा सकता है या निभाया है। यानी कि शक्ति ने भी कुछ अंश तक राज्य के निर्माण में योगदान दिया है। तो ये रहा राज्य की उत्पत्ति का युद्ध सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताऊंगा। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।